हमने मोटिवेशन कर लिया, 3 चीजें हमने कर ली। इनमें से किसी में कोई डाउट लर्निंग और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ी थी थ्योरीज? यस मैम। कुछ भी डाउट है थ्योरीज में साथ साथ लेते रहो, साथ साथ करते रहो, ताकि फिर वो चीजें ना गैप हो जाता है। मैं बार बार कह रही हूँ ये चीज, क्योंकि ये थ्योरीज हैं, ये ऐसा नहीं है कि कहीं एक चीज भी स्किप होगी ना, फिर आप बाद में आपका कॉन्सेप्ट मतलब क्योस सा लगेगा आपको, क्योटिक सा लगेगा कि हाँ कि क्या बताया था मैम ने। तो साथ साथ कर लेना इसको, ठीक है? बस मेरे कहने ये मतलब था कि साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। अब हम आज कर लेते हैं इंटेलिजेंस, कर लें। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम पर्सनालिटी कर लेंगे। एक एक करके उठाऊंगी और हर एक टॉपिक की थ्योरीज होंगी। पहले मैं थ्योरी टॉपिक ही करवा रही हूँ आपको सारे। इंटेलिजेंस क्या होती है? बुद्धि। व्हाट इज इंटेलिजेंस? और क्लास में इंटेलिजेंट कौन होता है? मतलब आप कैसे देखते हो कि आपके लिए इंटेलिजेंट कौन है आपकी क्लास में? जो क्या करता है, ऐसा क्या करता है वो इंटेलिजेंट है? मैम जो अपने मेंटल लेवल, एक्चुअल एज से अधिक मेंटल लेवल का काम करता है वो इंटेलिजेंट कहलाता है। वो तो फिर हम सारे हैं। मतलब अब हम लोग तो इंटेलेक्चुअल क्लास हो ही गई ना। अगर नॉर्मल एक एवरेज में देखते हैं, जो अपने एवरेज वर्क को अगर कम समय में जल्दी कर जी, लेता है और अच्छे से कर लेता है तो उसको इंटेलिजेंट बोल देते हैं। ओके। लेकिन क्लास में क्या आपको ये पता होता है कि किसकी मेंटल एज किसकी एक्चुअल एज से ज्यादा है? नो। नहीं पता होता तो क्लास में एज अ टीचर आपके लिए 30 बच्चों में से 40 बच्चों में से आप किसको इंटेलिजेंट कहते हो? मतलब आपकी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। जो एक सिंपल सी बात, जो एक एवरेज, जो हम एक क्लास में मान लीजिए 8th क्लास में है तो हमने इसकी मान ली कि 13-14 के अराउंड के बच्चे होंगे, और जी। उस लेवल तक का काम अगर वो बच्चे, जो बच्चे नॉर्मली कर लेते हैं तो वो एवरेज हैं, जो उसे जल्दी कर लेंगे वो इंटेलिजेंट में आ जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। हाँ जो आपने कहा, मतलब अगर हम उसको कहें कि प्रॉब्लम हाँ, सॉल्विंग जो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व। जितनी इजीली कर लेता है उसके हाँ, हिसाब से वो जरूरी हम उससे स्कूल का और मतलब कुछ। या सिलेबस का ही, तो अगर कोई भी मतलब चीजें हैं, अगर मान लो वो पढ़ाई नहीं भी कर रहा है तो भी वो हम्म उस अपने एज, उस प्रॉब्लम को फेस कर सके तो वो इंटेलिजेंट कहलाएगा। तो अगर आप हर चीज में, जैसे आप एज कह रहे हो सब लोग, है ना, तो एज, क्या इंटेलिजेंट एज इतना मैटर करता है? क्या एक एज के बिना मैम, हम इंटेलिजेंस का नहीं कुछ भी कर सकते कॉन्सेप्ट? वो ठीक है, मतलब मैं ये तो, समझ गई। हमारी एक मेंटल एज होती है और एक हमारी अब एक्चुअल एज ऐसे तो होती है। जैसे फिर 15-16 के बाद तो फिर ये होता है कि हमारा पूरा डेवलपमेंट मान लिया जाता है मेंटली। इसके बाद तो हम्म फिर हमारे एक्सपीरियंस इसमें ऐड होना शुरू होते हैं, और राइट। सोसाइटी से एक्सपोजर होना शुरू होता है। तो ओके। थिंकिंग लेवल या हमारी एज में आके इंटेलिजेंट वो हो जाएगा जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और सिचुएशन को हैंडल कर सके। ओके, मतलब अकोमोडेटिंग, एडजस्टिंग हो, जैसे सिचुएशन को हाँ हैंडल करना आपने हाँ। बोला। ओके। पर मैम कभी कभी एडजस्टमेंट मेंटली हम डिस्टर्ब होते हैं तो अच्छे खासे इंटेलिजेंट लोग भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। नहीं कर पाते, राइट। एडजस्टमेंट उसी में आ गया है ना। हाँ, तो हाँ जैसे मैं रैंडम क्लासेस के अंदर भी ये चीज पूछती हूँ तो कई आंसर्स ऐसे आते हैं, जैसे आप लोगों ने फिर भी बहुत मेच्योर आंसर्स दिए कि मैम अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं तो हमारा हम मतलब एक बच्चे को हम इंटेलिजेंट कंसिडर करते हैं। नॉर्मली अगर मैं आपकी क्लास में पहली बार आई हूँ, मान लो, ठीक है, पहली बार आई और मैंने पूछा आपसे, जैसे हम विजिट पे आते हैं कई क्लासेस के अंदर और टीचर से पूछते हैं आपकी क्लास के इंटेलिजेंट 3 इंटेलिजेंट बच्चों को खड़ा करो, तो आप किसको खड़ा करते हैं? उसमें क्या हम एबिलिटी जो होती है? पोजीशन होल्डर होते हैं उन्हीं को खड़ा कर देते हैं। इन्होंने करेक्ट, बस यही सुनना चाहती थी मैं, हर टीचर यही करता है।
कोई ये नहीं देखता कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सा बच्चा कितनी जल्दी करता है, कोई ये नहीं देखता एडजस्टमेंट कोई कितनी जल्दी करता है ना, कोई और फीचर भी नहीं देखता है इंटेलिजेंस का कि ये बच्चा बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है, अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी है, या इसकी थिंकिंग डाइवर्जेंट है, उसकी थिंकिंग ऐसी है ना, ये सब चीजें कोई नहीं देखता। क्या देखते हैं वो? पोजीशन होल्डिंग, है ना। वो देखते हैं कि जी ये फर्स्ट आता है, जी ये सेकंड आता है और ये ना थर्ड आता है, तो ये 3 बच्चे ना हमारी क्लास के, यानी कि मार्क्स सीधा सीधा लिंक किससे करते हैं हम? इंटेलिजेंस को एज टीचर्स हम कैसे लिंक करते हैं? हम सिर्फ मार्क्स से लिंक करते हैं और उनकी पोजीशंस उतनी ही आ जाती हैं। बट यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहना चाहता है कि इंटेलिजेंस की कोई एक परिभाषा नहीं होती है। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि मार्क्स इंटेलिजेंस में नहीं आते, डेफिनेटली आते हैं, बट ओनली मार्क्स नहीं होते जो इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं। यानी इसकी जो परिभाषा है वो काफी ज्यादा क्या है? कॉन्टेक्चुअल। ये वर्ड याद रखना आपको। कॉन्टेक्चुअल का मतलब क्या है? संदर्भात्मक। यानी मैं जिस संदर्भ में ले लूं उस संदर्भ में वो अलग परिभाषा दिखाता है मुझे इंटेलिजेंस की। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक मैथ टीचर से पूछूंगी कि भाई आपकी क्लास में इंटेलिजेंट कौन है, तो वो मुझे यही वाला आंसर देगा। कौन सा? प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैम ये बच्चा बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, जो भी मैं इसको देता हूँ फटाक से इसको पता लग जाता है ना, ये सम सॉल्व कर लेता है, तो ये क्या है? बहुत ही मेरे लिए इंटेलिजेंट है। अगर मैं एक इंग्लिश टीचर को कहूंगी ना कि इंटेलिजेंट कौन है, उसने जिसका नाम लेना है वो ना तो स्पेलिंग मिस्टेक करता होगा बच्चा, ठीक है, बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग होगी उसकी, उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती होंगी। अब इनके लिए इंटेलिजेंट अलग है भाई, ठीक है। अब एक साइंस टीचर के लिए इंटेलिजेंट अलग है, जो बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझता होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है मैं जिस सब्जेक्ट में इंटेलिजेंस की बात करती हूँ उस इंटेलिजेंस की परिभाषा अलग होती है। गेटिंग मी? ठीक है, समझ गए ना? आ गया ना कि अलग अलग सिचुएशन में इंटेलिजेंस ही अलग अलग हो जाएगी। यस, जैसे प्याजे ने ही ये कहा है, एडजस्टमेंट वाला तो प्याजे ने ही दिया है। उन्होंने बोला है कि हर जो मतलब जो एक इंसान हर परिस्थिति में एडजस्ट कर जाता है वो भी इंटेलिजेंट होता है। सो उनके लिए एडजस्टमेंट ही इंटेलिजेंस है। कि अगर मैं स्कूल में हूँ मान लीजिए, तो परिस्थिति डिफरेंट है, वहां मैं ऊंचे ऊंचे चिल्ला चिल्ला के रो के कुछ मांग नहीं सकती हूँ, ठीक है, वहां पे सिचुएशन डिफरेंट है, मैं अपने घर में ये कर सकती हूँ, ठीक है। या फिर मैं कहीं मार्केट गई हूँ तो वहां पे मुझे क्या कितनी अलाउंस है, क्या एडजस्ट कैसे अकोमोडेट करना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी को, बिहेवियर को। तो कहता है अगर आप बिहेवियर में एडजस्टमेंट्स जितनी भी करते हैं वो भी आपकी इंटेलिजेंस में ही काउंट होती है, ठीक है। तो ये हमारी इंटेलिजेंस की परिभाषा होती है। जैसे मैंने आपको लर्निंग में एक डेफिनेशन दिया कि भाई रिलेटिवली परमानेंट चेंज जब होता है तो उसको हम लर्निंग कहते हैं, वो पक्का है, ठीक है। यहाँ पे हम इस चीज को नहीं कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, वहां मैंने आपसे कहा था कि लर्निंग होती है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हमें पता है कि हम शारीरिक तौर से बढ़ रहे हैं तो हम ग्रोथ लेते हैं, हम हर तरीके से बढ़ रहे हैं तो हम उसको डेवलपमेंट लेते हैं, एक परिभाषा हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कोई भी कभी भी एक परिभाषा नहीं ले सकते, डिपेंड करता है आप किस चीज की बात और किस इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो। यानी जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है हमारी, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस अलग होती है, मतलब मेंटल जिसको हम कहते हैं, देन हमारी सोशल इंटेलिजेंस डिफरेंट होती है। तो हर तरीके की इंटेलिजेंस की डिफरेंसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये तो वही इसके कॉन्सेप्ट की बात कि हम इसके कॉन्सेप्ट को कैसे लेते हैं और कैसे समझते हैं, ठीक है। तो ये हर चीज से रिलेटेड है, एज से भी रिलेटेड है, सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, मार्क्स से भी रिलेटेड है और एडजस्टमेंट से भी रिलेटेड है, इन सब कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड है, इन सब चीजों से इंटेलिजेंस रिलेट करती है। ओके, देन नेक्स्ट आती है जिसकी थ्योरी की बात। अब थ्योरीज इसकी 8 थ्योरीज हैं, जिनमें से कुछ छोटी छोटी भी हैं, मतलब ऐसे घबराना नहीं है कि ये 8 थ्योरीज हैं। देखो इसकी कुछ थ्योरीज जो हैं वो आपकी फैक्टर थ्योरीज का मतलब क्या है? जिसके अंदर आप कारक
मतलब कारक सिद्धांत, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि एक ही कारक होता है जो इंटेलिजेंस को हैंडल करता है हमारे दिमाग में, मतलब एक ही फैक्टर होता है। किसी ने कहा 2 होते हैं, किसी ने कहा 3 होते हैं, किसी ने कहा 4 होते हैं। तो इस तरीके से आपको मैं एक सीक्वेंस में ही कराऊंगी, बुक्स में जैसे रैंडम भी होता है, बट हम एक सीक्वेंस में करेंगे ताकि आपको इजीली याद रहे। ठीक है, तो पहली हमारी जो थ्योरी है वो है जी मोनोफैक्टर, या फिर नाम ही निकल जाता है दिमाग से, यूनिफैक्टर। ठीक है, ये दी थी बिने ने। ठीक है, मोनो का मतलब भी एक ही होता है और यूनि का मतलब भी एक ही होता है। यानी कि ये थ्योरी क्या कहती है कि देयर इज ओनली वन फैक्टर, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिख रहे हो तो लिख लो, देयर इज ओनली वन फैक्टर which is responsible for complete intelligence of a person. हिंदी में बोलूं? एक बार बस समझा दीजिए। हाँ, हिंदी में इसका क्या मतलब हुआ कि बुद्धि का केवल एक ही कारक है जो हर व्यक्ति की पूरी बुद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कि कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक ही कारक है, दूसरा कोई कारक ही नहीं है। अब कारक से इसका मतलब है कि एक ही मेन स्विच जैसे हम कहते हैं, एक ही चीज है जो हम हमारी सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है। अब इसका अगर मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ ना, तो आप इसे मतलब आप कहोगे मैम ऐसा है ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये थ्योरी तो ये कह रही है कि अगर एक बच्चा मैथ में इंटेलिजेंट है तो वो हर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट है। इज इट पॉसिबल? और क्या ये सही है? नो मैम, क्योंकि वो बच्चे का इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है ना, कि हो सकता है उसे मैथ अच्छी लगती हो तो वो मैथ में तो नंबर ले आए, पर उसे इंग्लिश में या लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं हो। हाँ, तो इसका मतलब कारक तो डिफरेंट हो गए, फैक्टर्स बिल्कुल। डिफरेंट हो गए ना फिर इंटेलिजेंस के, कि कोई अच्छा लग रहा है और कोई नहीं लग रहा। बट ये थ्योरी क्या कह रही है कि अगर वो एक में इंटेलिजेंट है वो, तो इसका मतलब सब में, यानी कि एक ही कारक है जो पूरी बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इफ आई एम गुड एट वन थिंग, तो मैं बाकी सारे कामों में भी बहुत ही अच्छी हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, सो इस थ्योरी को मतलब एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था ड्यू टू दिस रीजन ओनली, कि किस तरीके से, कैसे उन्होंने, मतलब वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कैसे एक ही कारक हो सकता है। ठीक है, फिर आई थी एक और थ्योरी जिसे हम कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी गिवन बाय स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी, काफी फेमस है, काफी बार क्वेश्चन आता है और काफी आसान भी है। इसने हमें दो कारक दिए। कौन से दो कारक? एक एस और एक जी। ठीक है, स्पेसिफिक एंड जनरल। ठीक है, यानी कि विशेष और दूसरा सामान्य। अब देखो, विशेष और सामान्य का यहाँ पे क्या मतलब है। ये जो विशेष है ये क्या है कि जो मैं, जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे ये पूरा दिन है आपका, पूरा मतलब आपने इस दिन के अंदर 5 एक्टिविटीज करी। ठीक है, ये आपने जनरल, ये बीच में जो था ये जनरल इंटेलिजेंस है, जो आपने हर काम में यूज की। जनरल मतलब सब में, जो आप, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे आप मार्केट से शॉपिंग करने गए हो, चाहे आप किसी को पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, बच्चों को संभाल रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो। ठीक है, ये 5 एक्टिविटीज में सब में आपने जनरल इंटेलिजेंस यूज किया, वो होती है जनरल, जो सारी एक्टिविटीज में जाती है। स्पेसिफिक कौन सी होती है? ये जैसे आपने मान लो कोई घर का काम किया, ठीक है, वो क्या है आपकी एक स्पेसिफिक, जिसमें आपने अलग तरह की बुद्धि का इस्तेमाल किया। फिर आपने स्विमिंग की, वो उसमें आपने अलग तरीके की बुद्धि का इस्तेमाल किया।
ठीक है, फिर आपने टीचिंग की, मान लो S3, मतलब तीसरा काम किया आपने, टीच किया, आपने उसमें अलग तरीके की इंटेलिजेंस का यूज किया। ठीक है, फिर आपने ड्राइव किया, आपने अलग तरीके का इंटेलिजेंस यूज किया, आपने फिर डांस किया, आपने अलग तरीके का इंटेलिजेंस यूज किया। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने, S1 S2 S3 S4 S5। कहने का मतलब है जो विशेष बुद्धि है वो कार्य के अनुसार बदल जाती है। ठीक, लेकिन जो सामान्य बुद्धि है वो प्रत्येक कार्य में सामान्य ही रहती है, यानी कि सेम इंटेलिजेंस, हम जो भी काम कर रही हूँ मैं, वो तो उसके अंदर यूज कर ही रही हूँ, उसके अलावा मैं एक विशेष तौर की बुद्धि उस काम को पूरा करने के लिए कर रही हूँ। मेरी बात को समझे? यस मैम, जैसे मतलब अगर जो जनरल हमारा अगर कोई इंटेलिजेंट है तो उसका आईक्यू सही है और वो समान काम को कर लेगा, और अलग बिल्कुल, अलग स्पेसिफिक काम में हो सकता है कुछ चीज बहुत अच्छा 100% परफॉर्म करे, कुछ में 70% ही रह जाए। राइट, राइट। जैसे ठीक है, एग्जाम में जैसे होता है, जनरल का एक पेपर आ जाता है, वो पीसीएस में भी आना है, टेट में भी आना है, नेट में भी आना है, पर अलग अलग एग्जाम में अलग अलग उसका स्पेसिफिक सिलेबस हो जाता है। राइट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे इक्वेशन वाइज भी हमें स्पेयरमैन ने समझाया है। कहता मान लो S प्लस सॉरी G+S1, यानी कि जनरल प्लस S1, मान लीजिए बच्चा इंग्लिश में यूज कर रहा है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ते वक्त या इंग्लिश का टेस्ट देते वक्त, फिर G+S2 यूज कर रहा है वो साइंस में, ठीक है, G+S3 यूज कर रहा है ड्राइंग में, ठीक है, फिर G+S4 यूज कर रहा है वो जीके में, मान लो। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, जो अलग अलग हो रहा है वो सिर्फ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, अदरवाइज जो जनरल है वो हर एक सब्जेक्ट के अंदर सेम है, जैसे अभी आपने कहा। ठीक है, लेकिन अब यहां से कुछ क्वेश्चंस इस थ्योरी के लिए खड़े हो गए, जैसे, ठीक है, मैं क्रिटिसिज्म बता रही हूँ इस थ्योरी का, क्यों क्रिटिसाइज हुई, ये क्यों क्रिटिसाइज हुई थी, क्योंकि हम एक ही चीज को हर चीज में तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये क्यों क्रिटिसाइज हुई, ठीक है, हालांकि स्पेयरमैन की थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन इसे क्रिटिसाइज भी किया गया। ठीक, अब इसे क्रिटिसाइज क्यों किया गया, देखो रीजन सुनो, कहता है ये जो G+S2 है, जैसे साइंस के लिए दिया है, ठीक है, तो उनसे क्वेश्चन ये किया गया कि अगर हर साइंस फील्ड का इंसान G+S2 को ही यूज करता है एज इंटेलिजेंस, तो क्या एक डॉक्टर और एक नर्स की इंटेलिजेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता? होता होगा यस मैम, ऑब्वियसली। एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन में ही है, अगर वो नर्स में इतना कैलिबर होता तो वो नीट को डॉक्टर हो क्लियर कर गए लेती। है ना, तो हाँ, मतलब तो सिंपल सी बात है, जो नीट नहीं क्लियर कर पाएगा वही फिर नर्सिंग में आएगा। ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उठा जिसका स्पेयरमैन ने कोई सच क्लियर आंसर या कह लो कि कॉन्सेप्ट नहीं दिया। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि साइंस के लिए हर किसी की जो इंटेलिजेंस है वो G+S2 ही नहीं होती है। ठीक है, सो इस तरीके से जो स्पेयरमैन की थ्योरी है हम उसको याद करते हैं। सो यू हैव टू लर्न दीज टू, ठीक है, कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है और जनरल होती है। जो विशेष वाली है वो विशेष काम के लिए, मतलब काम के अनुसार बदल जाएगी, और ये काम के अनुसार नहीं बदलेगी, सामान्य वाली ये सेम रहेगी। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब ये दो थ्योरीज हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी। तीसरी आती है हमारी मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, पहले एक वाली आई, फिर दूसरी वाली आई, अब ये मल्टीपल नहीं, सॉरी, मल्टी फैक्टर। या ध्यान रखना, मल्टीपल वर्ड नहीं यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि मल्टीपल वाली जो थ्योरी है वो आगे आएगी। यहाँ पे मल्टी वर्ड यूज होगा, बहु कारक, थर्ड। ठीक है, मल्टी फैक्टर। अब जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है वो हमारी दी है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दी है, और मल्टी का मतलब बहु, बहुत सारे कारक। इन्होंने ना नाम दिया, ना इन्होंने, इनकी थ्योरी इतनी पॉपुलर नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई नाम नहीं दिया कारकों का, और ना ही इन्होंने बताया कि कितने कारक हैं जो हमारी इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ ये कह दिया कि कई कई सारे हैं।
मतलब कई सारे, मतलब मल्टी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कारक हमारी अलग अलग, लेकिन ये जरूर कहते हैं ही डज नॉट बिलीव इन जी, ये याद रखना, ठीक है। ये कहते हैं कि कोई जनरल जनरल कुछ नहीं होता। अगर मैं स्विमिंग कर रही हूँ तो एक अलग तरह की इंटेलिजेंस है, अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ तो एक अलग तरह की इंटेलिजेंस है, अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ एक अलग तरह की इंटेलिजेंस है, पढ़ रही हूँ तो मैं अलग तरह की इंटेलिजेंस है। तो हर चीज में every different work is having every different factor of intelligence, इनका ये मानना है, और ये सामान्य बुद्धि में यकीन नहीं करते हैं, ठीक है। बस इन्होंने ये कहा कि मल्टीपल है, सॉरी मल्टीपल ही निकलता मुंह से बार बार, मल्टी है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे कारक हैं। तो इन्होंने कोई नाम नहीं दिया, बस ये कहा कि हर कार्य के अनुसार एक नई अलग बुद्धि होती है हमारे पास। क्लियर? ये जरूर लिख सकते हो आप कि देयर इज, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, लिख लो फिर बाद में भूल जाओगे। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक देयर इज different kind of intelligence in different activities, in different activities, full stop. Thorndike does not believe, Thorndike does not believe in ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है ग्रुप इंटेलिजेंस। अब ये उससे भी आगे आ गया, तो सॉरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जो कि दी है थर्स्टन ने। इंपॉर्टेंट है ये भी, जैसे स्पीयरमैन की इंपॉर्टेंट है, स्टार्मार्क कर लिया करो जो चीज मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मतलब उसमें से क्वेश्चन आ रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सामूहिक कारक सिद्धांत, ठीक है। ये अब क्या कह रहा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है ना वो ग्रुप्स के अंदर है, ठीक है। आपकी जो नोट्स हैं उसके अंदर अवेलेबल है, बट इसको मैं आपको यहाँ से करवाती हूँ पिक्चर से। ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, हाँ जी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हर जगह 7 ही दी होती है। 9 है ये, 9, ठीक है। 9 इंटेलिजेंस है आपकी ग्रुप्स में, डिफरेंट डिफरेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ठीक दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऊपर 7 देखो, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज लिखा है इसको, लेकिन ये 7 नहीं है, ये 9 है। वो मैं बताती हूँ क्यों है 9, ठीक है। अब इसको आपने किस तरीके से मतलब आपको पहले आप समझ लो, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, पहली बात, देयर इज नो सच सीक्वेंस। कैसे भी याद कर सकते हो, मतलब पहले मेमोरी फैक्टर भी याद कर सकते हो, नीचे से भी याद कर सकते हो, तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। ये पिक्चर दिख रही है? यस, ठीक है। देखो पहले क्या है हमारी वर्बल इंटेलिजेंस, ठीक। एक मिनट रुको, इंटेलिजेंस मत लिखना, इनके पीछे फैक्टर लिखना, क्योंकि ये फैक्टर थ्योरी है। वर्ड फ्लुएंसी, ठीक है। मेमोरी फैक्टर, फिर न्यूमेरिकल फैक्टर,
परसेप्चुअल फैक्टर, और हमारे पास होती है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर, इंडक्टिव फैक्टर, डिडक्टिव फैक्टर, एक रह गई, भूल गई, लेट्स चीट, स्पेशियल, हो ये कैसे भूल सकती हूँ, स्पेशियल फैक्टर, ठीक है, स्पेशियल फैक्टर है। 9 के 9 नाम आपने रट लेने हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी ही एक और थ्योरी आएगी जिसके अंदर हमें और 9 नेम्स याद करने पड़ेंगे। फिर वो क्या करते हैं कि दोनों थ्योरीज में से ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर गार्डनर ने दिया है या इनमें से कौन सा फैक्टर थर्स्टन ने दिया है, ठीक है। तो आपको दोनों की ही थ्योरी, गार्डनर और थर्स्टन की थ्योरी का क्वेश्चन कंपैरिजन में आ जाता होता है, ठीक है। इसलिए 9 के 9 नाम याद रखने हैं जिनमें से स्पेशियल जो है वो कॉमन है, दोनों की थ्योरीज में है, उसमें भी है स्पेशल इंटेलिजेंस, बस वहां हम इंटेलिजेंस लिखेंगे क्योंकि वो फैक्टर थ्योरी नहीं है। ये फैक्टर थ्योरी है तो यहाँ हम फैक्टर फैक्टर लिखते हैं, ठीक है। सो अब हम इसको समझ लेते हैं ये क्या है। देखो ये क्या है, फैक्टर थ्योरी क्या है, शाब्दिक कहते हैं हम इसको, शाब्दिक कारक, जिसमें जितने भी काम हमारे शब्दों से संबंधित होते हैं, शब्दों से संबंधित जैसे जिस भी काम में मैं अपनी, जैसे बड़े सारे काम होते हैं ना ऐसे जिसमें हम अपने शब्द मतलब क्या, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनको यूज करते हैं। ऐसे कौन से काम है जिसमें हम इनको यूज करते हैं? पढ़ने के लिए बोलने, हाँ जी, मैम अगर कोई लेक्चर दे रहा है तो वहां भी वर्बल चाहिए, या क्लास टीच कर रहा बिल्कुल, यानी है मैं अभी वर्बल राइटिंग, वर्बल फैक्टर यूज कर रही हूँ, है ना। यस आप मैम, भी इस वक्त वर्बल फैक्टर यूज कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, है ना, लिख रहे हो और हाँ मुझे सुन राइटिंग, भी रहे हो, ठीक है। हम्म, तो ऐसे बहुत सारे दिन में काम होते हैं, कोई स्पीच दे रहा है या कोई कविता लिख रहा है या कुछ भी ऐसा, है ना, काफी सारे ऐसे काम होते हैं। अगर मैं शॉपिंग की लिस्ट भी बना रही हूँ तो उसमें भी मैं अपनी शाब्दिक इंटेलिजेंस यानी कि हमारी क्या, सॉरी, वर्बल कारक हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो चीज आती है यानी कि वर्बल का मतलब क्या है, ऐसी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जिनके अंदर हम अपनी किसी भी तरीके की शब्दों वाली इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं। देन नेक्स्ट आता है जी वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी इसी से रिलेट करता है, ठीक है। रिलेट जैसे ये क्या होता है, शब्द प्रवाह कहते हैं हम इसको, यानी कि शब्दों का प्रवाह, प्रवाह मतलब जितनी फ्लुएंसी से मैं बोलती हूँ, ठीक है। जैसे मतलब मैं नहीं बोलती हूँ, मतलब कोई भी बोलता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हर इंसान की फ्लुएंसी डिफरेंट होती है, ऐसा क्यों? कोई धीरे धीरे बोलता है, कोई अटक अटक, अटक अटक के से मेरा मतलब हेजिटेट करने में नहीं है, अटक अटक के मतलब कोई थोड़ा ब्रेक ले लेके बोलता है, कोई बहुत ही फास्ट, मतलब मैं जैसे बहुत फास्ट बोलती हूँ कई बार, बहुत ही फास्ट बोलता है, ऐसा क्यों? मैम माइंड से कनेक्ट होता है वर्ब भी, अगर हमारे दिमाग में राइट, जल्दी जल्दी थॉट्स आते हैं तो हमको लगता है हम अपनी बात जल्दी से कह दें, करेक्ट, और क्योंकि कई वही बार हम क्या थॉट्स करते आते हैं, नहीं है तो हम सोचते हैं उसको, फिर टाइम लग जाता है। बिल्कुल, है ना। जैसे अभी मैं क्या भूल गई थी, स्पेशल भूल गई थी, तो स्पेशल मेरे मुंह से क्यों नहीं निकल रहा था, क्योंकि मैं भूल ही गई, माइंड से ही निकल गया। तो जो चीज माइंड से ही निकल जाएगी, हमारा कनेक्शन शब्द प्रवाह का कहाँ से होता है, हमारा माइंड से होता है, ठीक है। जितने ज्यादा डाइवर्टेड हम रहते हैं उतना ही हम हेजिटेट होने लगते हैं या हम रुकने लगते हैं अपने शब्दों में, हमारे शब्द जो है कमजोर पड़ने लगते हैं। बट जितना फास्ट हम रहते हैं उस चीज के अंदर, इसका मतलब आपका पूरा फोकस वहां है। आपको अगर मतलब जैसे मुझे भी यहाँ पे अगर मुझे कोई रूम में डिस्ट्रैक्शन होती है या कुछ भी होता है तो मैं अटक जाती हूँ, एक सेकंड में अटक जाती हूँ बोलते बोलते। क्यों अटक जाती हूँ? क्योंकि ध्यान एकदम डाइवर्ट हो गया, तो माइंड में आपके क्या नहीं आएगा, वर्ड ही नहीं आएगा, आप बोलोगे क्या, है ना, आप अटक जाओगे वहीं पे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह, जो कि हमारी इंटेलिजेंस से ही क्या करता है, रिलेट करता है, और हम काफी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज के अंदर इसको यूज भी करते हैं। क्लियर? Yes, ma'am.
नेक्स्ट मेमोरी फैक्टर। ऐसे तो सारे ही काम है जिसमें आप मेमोराइज करते हो ना। किचन में क्या कहाँ पे रखा है, मैं सुबह कहाँ पे क्या रख के गई थी, आज किसका फोन नंबर आया था वो याद करना, या इसका बिल कितना आया है वो याद करना, या मैंने ऑर्डर किया था वो आना है वो याद रखना, या किसको कितने पैसे दिए थे याद रखना। सो मेनी एक्टिविटीज यू हैव ऑफ मेमोरी। ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज क्या आती है हमारी मेमोरी फैक्टर यानी कि स्मृति कारक। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब किसी का नंबर याद रखना। नंबर गाड़ी का नंबर भी हो सकता है, फोन नंबर भी हो सकता है, मैथमेटिकल इक्वेशन भी हो सकती है, टेबल्स भी हो सकते हैं। न्यूमेरिकल का मतलब है जब आप नंबर संख्या से संबंधित, सांख्यिकीय बोलते हैं हम इसको, तो संख्या से संबंधित ये कारक है जब भी आप कोई संख्या याद रख, जैसे आपने देखा होगा कईयों को बहुत ही फास्ट होते हैं न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस उनकी होती है। यस मैम। हाँ, बिना फोन के भी उनको सारे नंबर याद होते हैं, या कह लीजिए कि पैसे का पूरा हिसाब होता है, या कैलकुलेशन में काफी अच्छे होते हैं। सो उनकी न्यूमेरिकल फैक्टर जो है वो काफी ही अच्छा होता है। ठीक है, देन वहाँ पे नेक्स्ट आता है, मेमोरी फैक्टर भी ऐड हो जाता होगा न्यूमेरिकल के साथ, बिल्कुल मेमोरी भी। बिल्कुल करेक्ट। हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम एक ही इंटेलिजेंस को यूज करता है कोई इंसान, है ना, हम मतलब इनकी भी ग्रुपिंग होती है आपस में हाँ, कि जैसे एक वर्ड के साथ एक्टिविटी। भी मेमोरी ऐड। राइट, तभी तो मैंने कहा कि मेमोरी तो आप हर काम में ही, हर चीज में ही मेमोरी लगती है। ठीक है, देन आता है जैसे आपका परसेप्चुअल। परसीव करने को हम कहते हैं अनुभूति कारक। ठीक है, अनुभूति में जब भी ये वर्ड आप कहीं भी देखो ना पेपर में, कुछ समझ में नहीं आए तो बस ये याद रखना कि ये सेंसेस से रिलेट होता है। हमारी जो इंद्रियां हैं, परसीव करना मतलब जब मेरे दिमाग तक कोई इंफॉर्मेशन जाती है। दिमाग तक इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, हाउ, तो आपकी सेंसेस के थ्रू जाती है, देखने से, सुनने से, या स्मेल करने से, या टेस्ट करने से, ऐसी जाती है ना। ठीक है, ये टच करने से। ठीक है, तो हमारी मेन 5 सेंसेस जब काम करती हैं तो हम चीज को परसीव कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन को। ये भी हमारी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज में यूज होती है, यानी कई एक्टिविटीज में यूज होती है। और इसमें भी आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कईयों की स्मेल जो है वो बहुत ही फास्ट होती है, परसीव करना बहुत बहुत जल्दी परसीव कर लेते हैं, स्मेलिंग सेंस बहुत अच्छी होती है। कईयों की कोई और सेंस बहुत अच्छी होती है। तो ये जो चीज है ये भी परसेप्शन की एक्टिविटीज के अंदर आती है। क्लियर? यस मैम। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हम हर एक में तो नहीं करते, बट बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिनके अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, चाहे वो हमारी स्टडी से रिलेटेड है, चाहे वो हमारी कैलकुलेशन से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे घर से रिलेटेड है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। So problem solving is also there in every kind of activity. Most of the activity कह सकते हैं, every kind of नहीं। या हम ये भी कह सकते हैं कि हर सिचुएशन हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती है जिसका हम सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, यस मैम। तो ये समस्या समाधान। देन नेक्स्ट आ जाती है, अब मैंने आपको कहा कि पहले ये हर एक के, अगर आप अभी आप पिक्चर्स देख रहे थे उनमें लिखा था 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, है ना, मतलब मानसिक क्षमताएं 7 प्राथमिक कौन सी हैं। ठीक है, उसमें 7 लिखा था, क्यों लिखा था, क्योंकि पहले ये 7 ही थी। ठीक है, ये दोनों जो है वो लेटर ऑन ऐड की गई। ठीक, ये दोनों इंडक्टिव और डिडक्टिव, यानी आगमन और निगमन। ठीक है, तो आगमन और निगमन क्या है, क्यों ऐड की गई, अभी ये 9 हो गई, क्यों ऐड की गई, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आगमन विधि से या तो निगमन विधि से। तो उन्होंने सिंपली इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया इनटू मोर फैक्टर्स। तो कहता है हम 2 तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, या तो हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, या फिर हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, यानी कि विशेष से सामान्य की ओर जाकर परिस्थिति की को समझना और उसको हल करना, या फिर सामान्य से विशेष की तरफ जाके। समझ रहे हो? What is the difference between inductive and deductive? मैम वही इंडक्टिव में जो हमें लॉ या प्रिंसिपल पहले पता चलते हैं, बाद में हम उसको उल्टा, एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। उल्टा। मैम इंडक्टिव, इसमें
जैसे मेरे को तो यही एक याद रखा है मैंने कि फार्मूला जो ड्राइव करते हैं तो उसमें हम इंडक्टिव में और उसमें डिडक्टिव में फॉर एग्जांपल कोई गिवन है फार्मूला और उस पे हम उसका आंसर निकालते हैं। राइट। देखो फॉर्मूला, जैसे आपने रूल कहा ना, बस ये याद मैंने रखना, मैथ रूल, फॉर्मूला, कोई प्रिंसिपल, ये सब क्या होते हैं? जनरल होते हैं। जनरल मतलब ये सब सेम होते हैं। अगर परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने 5वीं में सीखा होगा वही 10वीं में है, मैंने इंडिया में सीखा होगा वही फॉरेन में है। सो दे आर जनरल, मतलब इक्वल फॉर ऑल। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक क्या होंगे? हमारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो जब हम एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं तो वो इंडक्टिव इंटेलिजेंस है। जब हम रूल टू एग्जाम्पल किसी बात पे जा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो वो डिडक्टिव फैक्टर होता है। निगमन, निगमन में नियम पहले आता है ना, यहाँ पे जनरल पहले है, नियम यानी रूल। ठीक है, तो इसलिए वो डिडक्टिव है। ठीक, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ही दो फैक्टर्स हैं, नथिंग एल्स। देन लास्ट हमारी आ जाती है जी स्पेशल फैक्टर। ठीक है, स्पेशल जिसे हम काल्पनिक कारक भी कह देते हैं। तो देखो ये कल्पना से संबंधित होता है, ऐसी चीजें जो हम सिर्फ इमेजिन कर पाते हैं, या कह लीजिए कि स्पेस से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि जितने भी 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो दिखते कुछ और हैं लेकिन होते कुछ और हैं एक्चुअल में। ठीक है, या फिर कह लीजिए कुछ भी चीज इमेजिन कर पाना, उसको भी हम स्पेशियल के अंदर ही लेते हैं। जैसे हम मैपिंग करते हैं, या हम पहले शेप्स सोच आ लेते हैं किसी चीज को। हाँ, क्या कह रहे हो? सकते हैं, शेप्स जो है वो इसके अंदर आ सकती है ना, राइट, क्योंकि शेप शेप्स भी आ जाती, शेप्स ही आती है मोस्टली। जैसे मान लो घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए पहले आप क्या करते हो? मैप बनाते हो। अब ये मैप क्या है? मैप आप कहाँ बनाते हो? हवा में। हवा में मतलब आप सोचते हो, सिर्फ इमेजिन करते हो कि यहाँ पे किचन होगी, यहाँ पे वॉशरूम बनाएंगे, यहाँ पे मंदिर होगा, यहाँ पे ये होगा। तो वो सिर्फ एक क्या है, एक तरीके की स्पेशियल फैक्टर है। ठीक है, यानी कि आप जिस चीज को, अभी वो एक्चुअल में नहीं उतरा, आपकी इमेजिनेशन में ही है। ठीक है, वो इंटेलिजेंस जो है वो स्पेशियल फैक्टर होती है। जैसे किसी टास्क को करने के लिए हम पहले उसका एक फ्रेम तैयार करते हैं कि हमें ये हाँ, काम ब्लूप्रिंट करना है। जैसे तैयार कर लेते हैं। हाँ जी, राइट। ठीक है, वो हमारा स्पेशल फैक्टर होता है। और ये काफी सारे कामों में भी आप यूज करते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ, जैसे अभी मैंने मैप का, कौन सा प्रोफेशन है जो मैपिंग करता है, घर के नक्शे बनाते हैं और घर बनवाते हैं? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट्स। हाँ, तो उनके प्रोफेशन में क्या यूज, कौन सी इंटेलिजेंस यूज हुई? इसका मतलब स्पेशल इंटेलिजेंस। ठीक हम है, जो वैसे पेंटर्स हैं। जनरल रोज के काम में भी अगर जैसे हमें अपना दिन का भी अगर एक शेड्यूल बनाना होता बिल्कुल। है तो हम मेंटली एक दिन पहले प्रिपेयर होते हैं कि कल हमें कॉलेज भी जाना है, फिर मार्केट भी जाना है, फिर शाम को फंक्शन भी अटेंड करना है, तो हम एक मैपिंग सी कर लेते हैं अपने माइंड में कि ऐसे ऐसे अपने राइट, टाइम को सेटअप करना है। बिल्कुल। तो वो आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस है। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ जैसे वो स्किल्स हैं। ठीक है, बाकी जो आप बात कर रहे हो वो डे टू डे लाइफ की, कि हम डेली भी इसको यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, वही अगर मैम, आप अलग इंटेलिजेंट लोग इसलिए तो अलग, लाइफ को मतलब स्मूथली उनकी जाती है क्योंकि वो हर चीज मैनेज कर लेते हैं, और मैनेज कर अगर लेते हैं। इंटेलिजेंसी कम है तो उसी में वो परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप पहले ही आइडिया लगा लेते हो कि अब मान लो आपने कह दिया कि मुझे कल तो बस के अंदर भी नहीं कर सकती। ठीक है, यानी मुझे वही काम करना है। तो यू आर ऑलरेडी, यू हैव अ प्लान एंड यू आर ऑलरेडी सॉर्टेड देन। तो वो चीज आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, स्पेशल के अंदर यानी मुझे पहले से पता है कि ये जगह तो मैंने किचन के लिए फिक्स किया है, तो मैं यहाँ पे कुछ और नहीं बनवा सकती नक्शे के अंदर। अब वही चीज आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, सिमिलरली जैसे मैंने पेंटर का नाम लिया, कि पहले उनकी इमेजिनेशन में चीज होती है, फिर पेंटिंग पे बनती है। ठीक है, सो ये सारे आपके ऑल द 9 फैक्टर्स आर ग्रुप फैक्टर्स। ठीक है, गिवन बाय थर्स्टन। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज हमने 4 थ्योरीज कर ली, बाकी की फिर हम कल करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, 5 थ्योरीज आपकी फैक्टर थ्योरीज हैं,
और 3 थ्योरीज आपकी इंटेलिजेंस थ्योरीज है, यानी कि फैक्टर में से हमने 4 कर ली। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम कल करेंगे, गिलफोर्ड की। मतलब आप कह लो कि 70 to 80% क्वेश्चन आया है उसके ऊपर, गिलफोर्ड के ऊपर। टेस्ट देख लिए थे? यस मैम, देखा था, थोड़ा सा देखा था दोपहर में, क्योंकि आया था क्लिक कर लेना उसको। हाँ 6 नंबर वाले क्वेश्चन में लगा था कि, और अभी अच्छे से कर लो देखेंगे पहले, दोबारा। फिर हम एक हाँ दिन डाउट क्लास रख लेंगे, ठीक है? आधा घंटा यस। यहीं पे कर लेंगे, क्योंकि उसके आंसर्स भी ना मुझे मैनुअली मार्क करने पड़ेंगे। सो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे जहां पे भी आपको दिक्कत होगी, ठीक है? यस। हम्म। ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू मैम।